हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एक्टिव मूवमेंट, जिसको हम वॉलंटरी मूवमेंट भी बोलते हैं। वॉलंटरी मूवमेंट यानी कि जो मूवमेंट हम सोच कर सकते हैं। लाइक अभी मेरे को खड़ा होने का मन है तो मैं खड़ी हो सकती हूँ, मेरे को रनिंग करने का मन है तो मैं रनिंग कर सकती हूँ। मूवमेंट दो तरह की होती है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट और डाइजेशन। अभी मेरा मन नहीं है तो ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि डाइजेशन स्टॉप हो जाए, या जब मेरा मन करेगा तब मैं डाइजेशन करूँगी। ये टॉपिक मैंने लिया है फ्रॉम द बुक द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी बाय डीना गार्डिनर। ये उस बुक का चैप्टर नंबर 5 है। इस वीडियो में हम एक्टिव मूवमेंट, टाइप्स ऑफ एक्टिव मूवमेंट एंड फ्री एक्सरसाइज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ एक्टिव मूवमेंट, मूवमेंट परफॉर्म्ड, जो भी मूवमेंट मैं परफॉर्म कर रही हूँ और कंट्रोल बाय द वॉलंटरी एक्शन ऑफ मसल। वो कुछ स्पेसिफिक मसल्स होंगे जो मेरी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होंगे। लाइकवाइज अगर मेरे को एल्बो का फ्लेक्शन करवाना है तो बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियोरेडियालिस एंड ब्रेकियालिस मसल जो है उस मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होंगे, वर्किंग इन अपोजिट टू एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर मेरे को राइट साइड के एल्बो का फ्लेक्शन करवाना है और मैं लेफ्ट हैंड से उसको रेजिस्ट कर रही हूँ एंड आई एम एबल टू परफॉर्म दैट मूवमेंट, देन इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव मूवमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिव मूवमेंट. To begin with free exercise, the working muscles are subject only to the force of gravity acting upon part moved or stabilized. जो हमारा वर्किंग मसल है जिसको हम मूव कर रहे हैं या फिर स्टेबिलाइज कर रहे हैं, उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको फ्री एक्सरसाइज बोलते हैं। फ्री एक्सरसाइज में हम असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते, ना ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मूवमेंट हो रही है उस मूवमेंट को ऐसे ही चलने देते हैं। असिस्टेड एक्सरसाइज, when muscles strengthen or coordinate, is inadequate to perform a movement and external force is applied to compensate for the deficiency. अगर मुझे किसी भी मसल का स्ट्रेंथनिंग करवाना है या फिर कोऑर्डिनेट करवाना है या फिर कोऑर्डिनेशन है वो सिर्फ पार्शियली हो रहा है, मुझसे फुल रेंज में नहीं हो रहा, तो थेरापिस्ट मेरी हेल्प करेगा, मुझे असिस्ट करेगा और फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में अप्लाई करेगा जिस डायरेक्शन में मेरी मूवमेंट हो रही है, कंपनसेट द डेफिशिएंसी। Assisted resisted exercise, muscles may be strong enough to work against the resistance in part of the range and not in others. कई मसल्स ऐसे होंगे जो हमें आधी मूवमेंट परफॉर्म करवाएंगे और आधी मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो सकती हमसे। फॉर एग्जांपल एल्बो का जो फ्लेक्शन है उसका नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है 0 to 150 डिग्री, और अगर मुझसे 0 to 80 डिग्री नॉर्मली मुझसे हो रहा है तो जो मूवमेंट मुझसे हो रही है वहाँ पे थेरापिस्ट मुझे उस मूवमेंट को रेजिस्ट करेंगे। आफ्टर परफॉर्मिंग 80 डिग्री ऑफ द एल्बो फ्लेक्शन डायरेक्टली वो मुझे असिस्ट करेंगे कि वो मूवमेंट मुझसे फुल रेंज में हो जाए। दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज एंश्योर दैट द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड आर अडेप्टेड इन एवरी पार्ट ऑफ द रेंज टू द एबिलिटी ऑफ द मसल्स। इस तरह की जो एक्सरसाइज है जिसमें पहले थेरापिस्ट जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, आफ्टर दैट देन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, या फिर पहले रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसके बाद असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इस टाइप की एक्सरसाइज से यह इंश्योर हो जाएगा कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो पूरे मसल में अडेप्ट हो जाए और जो मसल है वो फुल रेंज ऑफ मोशन में वर्क करने लग जाए। लास्टली resisted exercise, the force of the resistance offered to the action of the working muscles are artificially and systematically increased to develop the power and endurance of the muscles. जो हमारा वर्किंग मसल है, थेरापिस्ट जो है उस वर्किंग मसल पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा आर्टिफिशियली एंड सिस्टमैटिकली, जिसकी वजह से मसल का जो पावर है वो और एंड्योरेंस इंक्रीज हो जाए। एंड्योरेंस का मतलब होता है कितने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आप एक ही मूवमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। Here we are completing the classification of active movement. Now we will start with the free exercise. Free exercise की दो डेफिनेशन बुक में दे रखी है, आप चाहे तो कोई एक याद रख सकते हैं या फिर दोनों याद रख सकते हैं। फ्री एक्सरसाइज की जो पहली डेफिनेशन थी जो कि हम पढ़ चुके हैं वो है The working muscles are subject only to the force of gravity acting upon the part moved or stabilized. Free exercise are those which are performed by patient's own muscular efforts without the assistance or resistance of any external force
अदर दैन द ग्रेविटी। इसमें भी सेम ही चीज़ कह रखी है दैट ग्रेविटी जो है वही एक फोर्स है जो फ्री एक्सरसाइज में एक्ट करेगा, ना ही कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ना ही कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। पेशेंट जो है वो खुद का मस्कुलर एफर्ट यूज़ करेगा कोई भी मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री एक्सरसाइज। To begin with the advantages, once the patient has mastered the technique of their performance and is aware of their purpose, जैसे ही आपने पेशेंट को अच्छी तरीके से फ्री एक्सरसाइज सिखा दी है और पेशेंट इसके बारे में अवेयर है कि वो ये एक्सरसाइज क्यों कर रहा है, they are his own to practice when and where he pleases। जब भी पेशेंट का मन चाहे तब वो इस एक्सरसाइज को कर सकता है। फ्री एक्सरसाइज हेल्प्स द पेशेंट टू क्योर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। पेशेंट खुद चाहे तो ये एक्सरसाइज करके ठीक हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट डिज़ायर टू यूज़ द एक्सरसाइज फॉर होम प्रैक्टिस और नॉट। पेशेंट के डिज़ायर पे डिपेंड रहेगा कि उसको कितना जल्दी ठीक होना है। अगर उसको जल्दी ठीक होना है तो होम प्रैक्टिस के लिए वो एक्सरसाइज करने के लिए हाँ बोलेगा। Disadvantage, free exercise is that they frequently make insufficient demands on the patient's neuromuscular system to elicit the maximal response required for the rapid redevelopment and reinforcement of the weak muscles। जब हम कोई भी मूवमेंट करवाते हैं तो क्या होता है कि स्टिमुलस जो है वो ब्रेन तक जाता है और ब्रेन में से रिस्पॉन्स आता है जिसकी वजह से मूवमेंट परफॉर्म होती है। सपोज थेरापिस्ट के पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसका मसल जो है वो वीक है, तो हमने क्या करवाना है कि उसका रीइंफोर्समेंट या फिर रीडेवलपमेंट करवाना है। अब रीडेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि हमने उसका जो मसल है उसको वापस पहले जैसा करना है जैसे कि वो पहले था। थेरापिस्ट कोई भी मूवमेंट करवाएगा या फिर वो खुद भी कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करेगा तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो स्टिमुलस है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा कि वो ब्रेन तक पहुँचे, तो जो रिस्पॉन्स है वो भी आधा अधूरा आएगा। व्हेन देयर इज़ मस्कुलर इम्बैलेंस कंपनसेटरी रादर दैन नॉर्मल पैटर्न ऑफ द मूवमेंट may be used unless movement are carefully taught and supervised। अगर कोई पेशेंट है जिसको मस्कुलर इम्बैलेंस है तो वो क्या करेगा, कंपनसेटरी मूवमेंट करने का कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल अगर एल्बो फ्लेक्शन का नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन 0 to 150 डिग्री है और 120 डिग्री के बाद उसको पेन हो रहा है तो वो 120 डिग्री तक परफॉर्म करेगा और उसको लगेगा कि उसने एल्बो का फ्लेक्शन अच्छी तरीके से मूवमेंट को परफॉर्म किया है, लेकिन उस एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं बनेगा क्योंकि उसको जिस रेंज में उस मूवमेंट को करना था उस मूवमेंट में उसने नहीं किया है। इस तरह की सिचुएशन में या तो थेरापिस्ट को सुपरवाइज करना पड़ेगा उस पेशेंट को या फिर पेशेंट को खुद से अपने मन से समझना पड़ेगा कि नहीं उसको इतनी रेंज में मूवमेंट परफॉर्म करना ही है। Patients who have suffered from the brain damage or who are unable to initiate movement cannot cooperate in doing this exercise until their performance has been facilitated or voluntarily controlled has been established। अब जिन पेशेंट को ब्रेन डैमेज है जो कि मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि उनका वॉलंटरी कंट्रोल एस्टैब्लिश ही नहीं है, तो इनमें हमें पहले वॉलंटरी कंट्रोल एस्टैब्लिश करवाना पड़ेगा, फिर जाके हम उनको वो मूवमेंट परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट में फ्री एक्सरसाइज करवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि वो लोग उनका जो वॉलंटरी कंट्रोल है वही एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री एक्सरसाइज। Free exercise has been classified into two, localized and general. Localized exercise are designed primarily to produce some local and specific effect, for example to mobilize a particular joint और टू स्ट्रेंथन पर्टिकुलर मसल ग्रुप। लोकलाइज का जो मतलब होता है कि जब भी हम फ्री एक्सरसाइज दे रहे होते हैं उसमें अगर हम पर्टिकुलर मसल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि इसी मसल को स्ट्रेंथन करना है या फिर इसी जॉइंट को मोबिलाइज करना है तो उसको लोकलाइज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को नी जॉइंट का मोबिलाइजेशन करवाना है तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ नी जॉइंट पे ही रहेगा। जनरल एक्सरसाइज यूजुअली इन्वॉल्व the use of many joints and muscles all over the body and the effect is widespread, for example as in running। अगर रनिंग की बात करें तो कितने सारे मसल्स और कितने सारे जॉइंट्स एक साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं तो उसको जनरल एक्सरसाइज बोल सकते हैं। द कैरेक्टर ऑफ पर्टिकुलर एक्सरसाइज में बी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। Exercise which are subjective are usually formal and consist of more or less anatomical movement performed in full range. The attention of the patient is deliberately focused on the form of pattern of the exercise to ensure accuracy of the performance. Subjective में patient का जो attention है वो उसके performance पे होगा, उसके anatomical movement पे,
उसकी परफॉर्मेंस, उसकी फुल रेंज पे, इन सारी चीज़ों को वो खुद ऑब्जर्व करेगा और एक्यूरेटली उस चीज़ को परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज आर दोज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ विच पेशेंट्स अटेंशन इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द अचीवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एम विच विल रिजल्ट फ्रॉम हिज एफर्ट। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को एनाटॉमिकल पोजीशन या फिर पैटर्न उससे कोई लेना देना नहीं होता, उसको बस ये होता है कि उसको ये काम दिया गया है तो उसको ये करना है, फिर वो चाहे उसको कैसे भी कर ले लेकिन उसको ये करना है। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग, तो वो कैसे भी खड़ा हो सकता है। आर्म स्ट्रेचिंग अपवर्ड टू टच अ मार्क ऑन द वॉल, वो एनाटॉमिकल पोजीशन उसकी देखेगा नहीं, उसका पैटर्न क्या है वो देखेगा नहीं, बस उसको टच करने के लिए बोला गया है तो वो टच कर लेगा। और टू थ्रो अ बॉल, the presence of a goal to be reached is stimulating to effort like proverbial carrot held in front of the donkey's nose, but care must be taken to see that the accuracy of the movement is not sacrificed to the achievement of the aim। इसमें यही कहने की कोशिश कर रहा है कि कैरेट को देख करके जैसे गधा कोई भी काम कर देता है उस तरह से काम नहीं करना है। अगर एक्सरसाइज का रिजल्ट चाहिए तो फिर एनाटॉमिकल पोजीशन, स्ट्रक्चर, पैटर्न, इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज करनी है, तभी रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन वॉकिंग अक्रॉस ए रूम टू गेट अ कप ऑफ टी, the quality of walking must not be allowed to deteriorate. The technique of free exercise, the starting position is selected and taught to the patient. The exercise should be in this particular position only. अगर आपने पेशेंट को सुपाइन में एक्सरसाइज करने के लिए बोला है तो वो सुपाइन में ही होना चाहिए। फिर प्रोन में अगर इजी उसको लगता है तो वो प्रोन में कर दे, तो ऐसा नहीं चलेगा। इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन अ मैनर विच विल गेन इंटरेस्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को ये एक्सरसाइज क्यों करना है, उसको इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर ये सारे इंस्ट्रक्शन हम पेशेंट को पहले से ही दे दे तो पेशेंट को इसमें इंटरेस्ट आएगा कि नहीं मुझे ये एक्सरसाइज करनी ही है। द स्पीड एट विच द एक्सरसाइज इज डन डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट रिक्वायर्ड। हमें किस तरह का इफेक्ट चाहिए वो स्पीड पर डिपेंड रहेगा। इट इज़ यूजली स्लो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लर्निंग एंड लेटर द पेशेंट इज आइदर अलाउड टू फाइंड हिज ओन नेचुरल रिदम। जब हम पेशेंट को एक्सरसाइज सिखा रहे होते हैं एट दैट टाइम जो स्पीड है वो स्लो ही रहनी चाहिए। देन पेशेंट कैन ग्रेजुअली इंक्रीज इट अप टू हिज नेचुरल रिदम। द ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज डिपेंड्स वेरी लार्जली ऑन द पेशेंट्स कैपेसिटी। पेशेंट का कितना कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करेगा कि आप उसको कितने ड्यूरेशन तक एक्सरसाइज करवाते हैं। यूजुअली 3 बाउट्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर ईच एक्सरसाइज विथ शॉर्टेस्ट पीरियड्स और अ चेंज इन एक्टिविटी बिटवीन ensure sufficient practice without undue fatigue। आइदर छोटे छोटे पीरियड में एक्सरसाइज को डिवाइड कर दीजिए या फिर आप 2 एक्सरसाइज के बीच में पेशेंट को कोई और काम दे सकते हैं और वापस से एक्सरसाइज स्टार्ट करवा सकते हैं, इससे पेशेंट को थकान महसूस ना हो। द इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ फ्री एक्सरसाइज विल डू इन द अनदर वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू सब्सक्राइब माई चैनल।